क्लास 9 चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर काफ़ी वंडर्ड थे अबाउट मैटर के बारे में कि मैटर क्या किस चीज़ से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी सोचने पे मजबूर करती थी। अब मैटर क्या होता है? तो मैटर मतलब हर वो चीज़ जिसका खुद का मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। चाहे ये पेंसिल भी हो, जैसे इस पेंसिल का कुछ ना कुछ वेट होगा बराबर, और इसने क्या करा है? स्पेस ऑक्युपाई करा है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये क्या है? मैटर। तो हर वो चीज़ हमें दिखती है, नहीं दिखती है, मतलब एयर भी, वो भी क्या है? मैटर है। अब क्या है कि अराउंड 500 BC कुछ फिलोसोफर आए जिन्होंने मैटर से रिलेटेड अपने कंसिडरेशन रखे। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद का मानना था कि पदार्थ यानी ही मैटर को जब हम डिवाइड करते जाते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होते जाता है, पर ऐसा एक पॉइंट आएगा जब वो स्मॉल पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, और उसी स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। फिर आए दूसरे दूसरे एक फिलोसोफर जिनका नाम था पखुदा कत्तायामा, जिनका मानना था कि पार्टिकल कभी भी सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते वो सिंगली, वो किसी ना किसी के साथ, दूसरे पार्टिकल के साथ कंबाइन होते हैं। आइदर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या कंपाउंड, या मैटर के फॉर्म में, या एलिमेंटल फॉर्म में, जो भी फॉर्म में होगा, लेकिन वो सिंगल पार्टिकल के फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। उसी टाइम ग्रीक फिलोसोफर भी उसी मैटर के बारे में ही सोच रहे थे। तो उनका मानना था कि मैटर जो होता है, जैसे हम उसे डिवाइड करते जाते हैं वो स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो स्मॉल पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो महर्षि कर्नाड ने जो बोला था, ये इन्होंने भी सेम पॉइंट इन्होंने भी रखा, पर इन्होंने उस स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया है एटम। तो ये जितने भी फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थे, इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था 18 सेंचुरी तक। 18 सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हम भी वो डिफरेंस समझ लेते हैं। हमें पता है कि एटम, हमने अब तक फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन से इतना समझ में आ गया था कि मैटर जो होता है वो सबसे स्मॉल, उनका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो एटम होता है। अब हम डिफरेंस समझते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का। हमने क्या किया? डिफरेंट एटम लिए। एक ग्रीन कलर के एटम से, ये 1 2 3 4 इतने सारे 9 एटम है, और ये ऑरेंज कलर के एटम है। अगर दो एटम कंबाइन हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, दो एटम ज्वाइन हुए, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। सेम इसमें भी दो एटम ज्वाइन हुए, मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम मॉलिक्यूल का कलेक्शन देखें तो उसे बोलेंगे हम लोग एलिमेंट, उसे बोलेंगे हम एलिमेंट। सेम इसमें भी ग्रीन एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें भी मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें भी मॉलिक्यूल बना रहा है। हमने क्या किया? पूरे मॉलिक्यूल का कलेक्शन कर लिया, मतलब इसे हम बोलेंगे एलिमेंट। वही कंपाउंड मतलब क्या होता है कि सेम इसमें हम क्या करेंगे? एक ग्रीन वाला आइटम लेंगे, एक ऑरेंज वाला आइटम लेंगे। हमें पता है जब हम एटम एटम को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसमें भी क्या होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें भी क्या होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम इन मॉलिक्यूल का जब कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल को, तो उसे बोलेंगे कंपाउंड। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब हम एटम को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं। पर एलिमेंट में क्या होता है? एलिमेंट में हमें सेम टाइप के एटम चाहिए होते हैं, और कंपाउंड हम उसे ही बोलते हैं जिसके मॉलिक्यूल में जो एटम है वो डिफरेंट हो। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने ये भी पता लगा लिया था कि हाउ एंड वाई द एलिमेंट कंबाइन, और उनके बीच में क्या होता है जब वो कंबाइन होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन किया था लेवियोस सर ने। उन्होंने हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था और ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझने से पहले हम ये समझ लेते कि केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या। तो केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन, या मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से ये समझते हैं। पहला है वाटर और शुगर। हमने क्या लिया? वाटर लिया और शुगर लिया, तो हमें मिला शुगर वाटर बराबर। जब हम HCl और NaOH लेते हैं, मतलब एक एसिड और एक बेस लेते हैं, तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। NaCl और वाटर मिला है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होगा कि हम दो मतलब रिएक्टेंट लिए और
उनका रिएक्शन करवाए और जिससे हमें प्रोडक्ट अलग चीज़ मिले, उसे ही हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे इसमें वाटर और शुगर लिया था तो हमें शुगर वाटर मिला, मतलब प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। केमिकल रिएक्शन उसे ही बोलते हैं जिसके प्रोडक्ट में चेंज आता है, जिसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से अलग हो। इसलिए हम जब एसिड और बेस लेते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, उसे हमेशा हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट हैंड साइड में जो हमें न्यू चीज़ मिलेगी उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन के बारे में, या इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये तो था कि लेवियोसो ने जो केमिकल रिएक्शन बताई उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, और उसमें से पहला लॉ जो होता है, इसे दो लॉ में डिवाइड किया है। पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मानना है कि मास जो होता है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय करते जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। मतलब जो भी रिएक्टेंट में जो वेट होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलता है, इन शॉर्ट। मतलब कोई भी वेट रिएक्शन जब होती है तो मास जो भी रिएक्टेंट का होगा वो ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, ठीक है। जैसे उससे समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ए लिया है हमने 1 ग्राम, बी लिया है हमने 2 ग्राम, ये दोनों का हमने रिएक्शन करवाया। मतलब ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। मतलब टोटल इसमें रिएक्टेंट साइड में कितना वेट है, 3 ग्राम है, बराबर 3 ग्राम है। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सी और डी है, प्रोडक्ट हमेशा अलग दिखाना है, बराबर। तो प्रोडक्ट हमारा ये है, तो हमारा प्रोडक्ट का वेट भी 3 ग्राम ही होगा। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डालेंगे 5 ml। एक इग्निशन ट्यूब लेंगे, छोटी सी ट्यूब होती है वो, ठीक है। उसे हम ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया और इस इग्निशन ट्यूब को हम थ्रेड से बाइंड भी कर देंगे। अब ये इग्निशन ट्यूब जो है वो चली जाएगी कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और हम ऊपर से इसे कैप भी लगा लेंगे। अब ये ट्यूब जो है ना, इसका जो सॉल्यूशन है वो और कोनिकल फ्लास्क का जो सॉल्यूशन है वो मिक्स नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हमें ऐसी ही कंडीशन में उसका वेट लेना है जब दोनों भी कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए, दोनों भी कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट अभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए, और हमें अब इसका वेट लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इग्निशन ट्यूब का जो भी सॉल्यूशन था वो मिक्स हो जाएगा कोनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन के साथ। अब मिक्स हुआ मतलब क्या हो जाएगा, उनमें केमिकल रिएक्शन होगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ प्रेसिपिटेट भी मिलता है, मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई। आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन हमें मेजर करना है उसका वेट। तो हम ये देखते हैं कि जो जब मिक्स नहीं हुए थे उसका वेट और आफ्टर मिक्सिंग मतलब आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो वेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट लेते 1.25 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट लेते 1.43 ग्राम, मतलब टोटल कितना है रिएक्टेंट में 2.68 ग्राम, तो हमें इस रिएक्शन की वजह से मिलता है कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट प्रोडक्ट मिला। पर इन दोनों का वेट भी हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे रिएक्टेंट में था। सेम हम अगर बेरियम क्लोराइड लेते हैं और उसको रिएक्ट करते सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। पर इसमें भी क्या होगा कि रिएक्टेंट का जो वेट होता है और प्रोडक्ट का वेट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सेम लीड नाइट्रेट रिएक्ट जब होगा सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमें मिलेगा लीड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। पर इनमें भी क्या होगा, जो वेट रिएक्टेंट का है उतना ही वेट आएगा हमारा प्रोडक्ट का। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।